कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई विजेता नहीं होता, केवल राख बचती है। आज रूस, यूक्रेन, अमेरिका, वेनेजुएला और ईरान संकट के बीच परमाणु युद्ध की बातें आम हो गई हैं। ऐसे में परमाणु युद्ध की बातें भी सुनने को मिलती हैं। परमाणु युद्ध के हवाले से आज हम यानी भारत एक बड़ी शक्ति है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक में भारत की क्या स्थिति थी? आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और ऊपर से महाशक्तियों का दबाव। भारत के पास दो ही रास्ते थे, या तो किसी बड़ी ताकत का गुलाम बन जाए या अपना ब्रह्मास्त्र खुद बनाए। आज हम उस 50 साल लंबे सफर की हर एक बारीकी को डिकोड करेंगे, कैसे हम परमाणु ताकत बने। उस वक्त भारत के पास यूरेनियम कम था, लेकिन थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार था। यह कहानी शुरू होती है एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से। ये केवल एक वैज्ञानिक नहीं, एक कूटनीतिज्ञ थे। 1939 यानी 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो भाभा विदेश से छुट्टियों में भारत आए हुए थे। युद्ध की वजह से ये वापस नहीं जा सके और यहीं से भारत की किस्मत बदल गई। उनके दिमाग में आया अपने देश को परमाणु शक्ति बनाने का ख्याल। डॉक्टर भाभा जानते थे कि परमाणु ऊर्जा के दो पहलू हैं, एक बिजली बनाना और दूसरा हथियार। डॉक्टर भाभा ने जानबूझकर ऐसी तकनीक पर जोर दिया जो बिजली भी बना सके और जरूरत पड़ने पर बम के लिए प्लूटोनियम भी दे सके। उन्होंने भारत के रिएक्टर्स को इस तरह डिजाइन करवाया कि उनसे परमाणु कचरे के रूप में बम बनाने का मसाला यानी वेपन ग्रेड प्लूटोनियम मिल सके। भारत में यूरेनियम की कमी थी, लेकिन थोरियम बहुत था। भाभा ने एक मास्टर प्लान बनाया कि कैसे भारत अपने थोरियम भंडार का उपयोग करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु देश बन सकता है। 1964 में जब चीन ने परमाणु परीक्षण किया, तब भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा की थी कि अगर सरकार इजाजत दे तो भारतीय वैज्ञानिक महज 18 महीने में परमाणु बम बनाकर दिखा सकते हैं। यह पूरी दुनिया के लिए खुली चुनौती थी। भाभा और जवाहरलाल नेहरू के बीच गहरी दोस्ती थी। भाभा ने नेहरू जी को समझाया कि परमाणु शक्ति के बिना भारत कभी भी एक आधुनिक राष्ट्र नहीं बन पाएगा, और नेहरू जी ने इसको इजाजत दे दी। वक्त बीता, साल 1966 आते आते डॉक्टर भाभा भारत को परमाणु बम के बेहद करीब ले आए। लेकिन 24 जनवरी 1966 को जेनेवा जाते समय उनका विमान एयर इंडिया फ्लाइट 101 एल्प्स की पहाड़ियों में क्रैश हो गया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह हादसा नहीं बल्कि CIA का ऑपरेशन था। अमेरिका डरा हुआ था कि अगर भारत परमाणु बम बना लेगा तो दक्षिण एशिया में उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। भाभा की मौत के महज 13 दिन पहले ही PM लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद में रहस्यमयी मौत हुई थी। भारत ने 2 हफ्तों के अंदर अपना सबसे बड़ा नेता और अपना सबसे बड़ा वैज्ञानिक खो दिया था। CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली ने सालों बाद एक इंटरव्यू में इशारा किया था, भाभा का विमान गिरना कोई हादसा नहीं था, विदेशी ताकतें भारत के परमाणु दिमाग को खत्म करना चाहती थी। कुछ वक्त और बीता। 1974 की शुरुआत में डॉक्टर राजा रमन्ना, जिन पर डॉक्टर भाभा के बाद परमाणु प्रोग्राम का जिम्मा था, उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और उनसे परीक्षण की अनुमति मांगी। इंदिरा गांधी ने बस इतना पूछा, क्या आप तैयार हैं? जब वैज्ञानिकों ने हाँ कहा तो उन्होंने हरी झंडी दे दी। 18 मई 1974 की सुबह जब धमाका सफल हुआ तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने बुलाई गई गुप्त फोन लाइन पर इंदिरा गांधी को कोड मैसेज दिया, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड। इस ऑपरेशन का नाम था द स्माइलिंग बुद्धा। 1974 का भारत का परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा तकनीकी रूप से सफल माना जाता है। हालांकि इसकी यील्ड यानी विस्फोटक शक्ति उम्मीद से कम, लगभग 8 किलोटन थी, जिसके कारण इसे शांतिपूर्ण विस्फोट बताया गया था। इसके बाद शुरू हुआ भारत का असली संघर्ष। कनाडा ने सहयोग बंद कर दिया, अमेरिका ने फ्यूल देना बंद कर दिया, दुनिया ने NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई, जिससे भारत ने परमाणु रंगभेद यानी न्यूक्लियर अपार्थीड कहा। इसी दौरान भारत में कसम खाई गई कि वह बिना किसी की मदद के अपना स्वदेशी प्रोग्राम पूरा करेगा। 1974 में भारत ने बम तो बना लिया था, लेकिन उसे दुश्मन पर गिराने के लिए कोई भरोसेमंद मिसाइल नहीं थी। 1980 के दशक में इंदिरा गांधी ने IGMDB यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और इसकी कमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सौंपी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें बनाकर भारत को वो डिलीवरी सिस्टम दिया जो परमाणु बम ले जा सके। उनकी सफलता को देखते हुए 1990 के दशक में उन्हें DRDO का प्रमुख और सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। अब परमाणु बम
यानी परमाणु ऊर्जा आयोग और मिसाइल DRDO दोनों की कमान एक तरह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर R चिदम्बरम के हाथों में थी। 1995 में नरसिम्हा राव ने टेस्ट की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट से उन्हें पकड़ लिया था। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शपथ लेने के 2 दिन के भीतर वैज्ञानिकों को बुलाकर कहा कि तैयारी कीजिए, हमें टेस्ट करना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जानते थे कि प्रतिबंध लगेंगे, अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा, लेकिन उनका मानना था कि शक्ति के बिना शांति संभव नहीं है। उन्होंने वैज्ञानिकों को फ्री हैंड दिया और पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली। इस परीक्षण के लिए जगह चुनी गई पोखरण। हालांकि यह आसान नहीं था। अमेरिका जासूसी सैटेलाइट लैक्रोस पोखरण के ऊपर से हर कुछ घंटों में गुजरता था। वो जमीन पर खड़ी एक जीप का टायर तक देख सकता था। वैज्ञानिकों ने उनसे बचने के लिए कुछ तरीके अपनाए, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम मेजर जनरल पृथ्वीराज रखा गया और डॉक्टर R चिदम्बरम का नाम मेजर जनरल नटराज रखा गया। वे हमेशा सेना की वर्दी में रहते थे ताकि सैटेलाइट इमेज में वे केवल सामान्य सैनिक लगें। खुदाई और तारों को बिछाने का सारा काम रात में होता था। सूरज निकलने से पहले हर मशीन को उसकी जगह पर वापस खड़ा कर दिया जाता था जहां पर वो उससे एक दिन पहले खड़ी हुई थी। खुदाई में सुरंगों से जो मिट्टी निकलती थी उसे हवा की दिशा में ऐसे बिखेरा जाता था कि ऊपर से देखने पर वो रेगिस्तान के स्वाभाविक टीले लगे। दुनिया को दिखाने के लिए वहां के स्टाफ को निर्देश था कि वो बाहर धूप में क्रिकेट खेलें या बातें करें ताकि लगे कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ इजी है। दिन और वक्त था 11 मई 1998 की दोपहर का। पोखरण के नियंत्रण कक्ष में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर चिदम्बरम और सेना के अधिकारी मौजूद थे। दोपहर करेक्ट 3:45 पर जैसे ही बटन दबा जमीन 20 फीट तक ऊपर उछल गई। 3 टेस्ट एक साथ किए गए, जिसमें एक हाइड्रोजन बम जो कि थर्मोन्यूक्लियर था। वैज्ञानिक ने एक दूसरे को गले लगाया। अटल जी को फोन पर कोड भेजा गया, द फील्ड्स आर राइप, यानी फसल पक चुकी है। 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए ताकि डेटा पूरी तरह पुख्ता हो जाए। भारत अब परमाणु शक्ति बन चुका था। जैसे ही दुनिया को पता चला, पूरी दुनिया सन्न थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आग बबूला थे। ये CIA की इतिहास की सबसे बड़ी विफलता मानी गई कि भारत ने उनकी नाक के नीचे से 5 धमाके कर दिए और उन्हें पता तक नहीं चला। अमेरिका, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। भारत को कर्ज मिलना बंद हो गया। तकनीक के आयात पर रोक लग गई। भारत के परीक्षण के 15 दिन बाद पाकिस्तान ने भी चागई में अपने परमाणु परीक्षण किए। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं झुके। उन्होंने संसद में कहा, हम पर प्रतिबंध लगा लो, लेकिन भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। तो ये थी भारत के उस सफर की कहानी जो किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए तय किया गया था। ये सफर डॉक्टर भाभा के विजन से शुरू हुआ था, इंदिरा गांधी के फौलादी इरादों से आगे बढ़ा और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साहस और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अटूट मेहनत से मुकम्मल हुआ। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी देश की जमीन हड़पने के लिए हथियार नहीं उठाए, लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब जब भारत को कमजोर समझने की भूल की गई है, इस मिट्टी के सपूतों ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया है। 1998 के उन धमाकों की गूंज आज भी दुनिया को याद दिलाती है कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र जरूर है, लेकिन कायर देश नहीं है। आज जब दुनिया परमाणु युद्ध की आशंकाओं से कांप रही है, तब एक भारतीय के रूप में हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास वो ब्रह्मास्त्र है जो युद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया है। हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे पास उन वैज्ञानिकों की विरासत है जिन्होंने रेगिस्तान की तपती रेत में जासूसी सैटेलाइट्स को मात दी थी। परमाणु शक्ति बनना केवल बम बनाने की कहानी नहीं थी, ये भारत की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की जीत थी। आपकी इस पूरे मामले पर, भारत की जीत पर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीत पर, इंदिरा गांधी के सपने पर और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को पूरा होने पर आपकी क्या राय है, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे और अपने चैनल द देशबोर्ड को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।